साथियों, अब हम मुखातिब होंगे हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से। प्रदीप पांडे जी जो हैं वो हमारे सिविलियन अधिकार मंच के भी और जो हमारा नया संगठन बनेगा उसका भी, है ना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो उनकी भूमिका आने वाले समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, मेरे से भी ज़्यादा। तो अब हम उनसे ही कुछ सवाल के जो जवाब हैं वो लेते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या विचार है। ठीक है, सवाल एक ही जैसे असल में। प्रदीप भाई, एक साथी जानना चाह रहे हैं कि क्या सिविलियन हो गए एलबी संवर को पदोन्नति क्रमोन्नति कभी मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, जिनका संविलियन हो चुका है, अभी वर्तमान में जो प्रचलित नियम यह है कि आपका संविलियन जिस तारीख से हुआ है, शिक्षा विभाग में आप उस तारीख से कर्मचारी माने जाएंगे। और राजपत्र ये कहता है कि पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की आपकी सेवा अवधि होनी चाहिए और क्रमोन्नति, जिसको वर्तमान में समयमान वेतनमान कहा जाता है, उसके लिए 10 वर्ष की सेवा अवधि आपकी होनी चाहिए। तो वर्तमान में ऐसा देखे जाए तो जब हमको 10 वर्ष या 5 वर्ष होगा तो क्रमोन्नति और पदोन्नति का लाभ तो मिलेगा, किंतु हमारी मांग जो है वो भविष्य में ये रहेगी, या हमेशा प्रयास रहा है, हमारे शिक्षाकर्मी साथी हम सब मांग भी रहे हैं कि हमारी पुरानी सेवा का गणना कर लिया जाए और पत्र वरीयता देते हुए, ऑन द पेपर सीनियरिटी देते हुए हमको इसका लाभ प्रदान किया जाए भविष्य में। तो हो सकता है ऐसा, जब सरकार हमारी इस मांग को पूरा कर देती है तो हमको इसको लाभ मिलेगा, तत्काल मिल जाएगा, और अन्यथा जो नियम है राजपत्र में उसके आधार पर उस डेट को मिलेगा ही। सर, एक टिकेश्वर प्रसाद साहू जी हैं, वो लिख रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग डेट जो है वो 30/7/2013 है, कुंडा गांव के हैं। इनको अपने जो बाकी साथी हैं उसके अपेक्षा 2 वेतन वृद्धि कम मिल रहा है। अच्छा। और वो अपने बीओ सर और बाबू से बात कर चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसके सुधार के लिए वो मार्गदर्शन चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए साहब कि आपका मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कम क्यों अन्य है? साथियों से कम मिल रहा है ये मत सोचिए, सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखिए। अगर आपको गलत मिल रहा है, क्रमोन्नति आपका नहीं, सॉरी, वेतन वृद्धि नहीं जोड़ा गया है, तो किस किस वर्ष नहीं जोड़ा गया है वो निकलवा लीजिए आपके वेतन पत्रक को और उस पर आवेदन दीजिए। और नहीं जोड़ा गया है तो क्यों नहीं जोड़ा गया है इसका आप वहाँ पे जानकारी प्राप्त करें आवेदन देकर, और निश्चित तौर पे फिर आपका आपत्ति दर्ज कराएं कि हमारा इस वर्ष में वेतन वृद्धि नहीं जोड़ा गया है जो मिलना चाहिए। हो सकता है ऐसा कि आपके नियमितीकरण होने के पश्चात जो 2 वेतन वृद्धि जुड़ता है वो नहीं जुड़ पाया होगा, हो सकता है ऐसा। तो आप वो पता कर लें और करने के बाद उसके लिए आवेदन दें, आपका नियोक्ता आपका वेतन वृद्धि जो है रोका गया है वो जोड़ देगा। एक साथी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि प्रान नंबर उनका जनरेट हो गया है, मोबाइल से मैसेज भी आ गया है उनको, लेकिन किट जो है नगर पंचायत में नहीं आया है। अब वो पूछने पे वहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले आपको उसको लाना पड़ेगा, तभी राशि वेतन से कटेगी। हालांकि ये तो प्रथम दृष्टया गलत है कि अगर उसका नंबर आ गया है तो उसको देना चाहिए। दूसरा ये विकल्प दे रहा है कि 2 माह के लिए क्यों कटा रहे हो, सीधा सिविलियन होगा तो सिविलियन से कटवा लेना वहीं से। तो इसके लिए आपकी उचित सलाह चाहिए उनको। नहीं, देखिए, सबसे पहले ये कि यदि आपका प्रान नंबर आ चुका है, जनरेट हो चुका है, तो हमेशा प्रान नंबर की ही ज़रूरत पड़ेगी, आपकी किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस कागज़ को लेकर जा क्या करेंगे, उस लिफाफा को लेकर जा क्या करेंगे, या उस कार्ड को लेकर क्या करेंगे? वो कार्ड तो आपके पास रहता है ना। ज़रूरत पड़ती है कहीं भी डॉक्यूमेंट की या ऑनलाइन करने की, तो वहाँ पर आपके प्रान नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके पास उपलब्ध है। रही बात, आपको कोई अधिकारी ये बोलता है, आपके बाबू ये बोलते हैं कि 2 महीने के लिए कटवाना चाह रहे हो, तो क्यों नहीं कटवाएंगे? आपका अधिकार है, आप कटवाना चाह रहे हैं, आपका वेतन बना हुआ है, आपका प्रान नंबर बना हुआ है, तो आप बिल्कुल कटवाइए। और यदि वो काटने से इनकार करते हैं, आप वहाँ आवेदन दीजिए। अगर काटने से इनकार करते हैं तो हमको बताइए, उस संबंध में फिर उस बाबू से बात भी करेंगे। भारती साहू जी हैं महासमुंद से, बड़ा विडंबना भी है, इनका सवाल पूछते हुए भी खराब लग रहा है कि हालांकि एक ये भी है कि ताज्जुब हूँ मैं इस बात को लेकर कि ऐसा भी होता है। इनका ज्वाइनिंग जो है 21/1/2017 का है, ठीक अच्छा, है। हाँ। और इनकी परीक्षा अवधि में इसने 2 महीने का अवकाश लिया था, तो इसकी सेवा अवधि लगभग अब 4 वर्ष होने जा रही है। पहला जनवरी का था, यानी हाँ, जनवरी में इनका 4 साल हो 4 साल, जाएगा। हाँ। अब उस 2 महीने के अवकाश के नाम से ये वाला फाइल जो है अधिकारियों के पास घूम रहा है, बोल रही हैं, और उसके चलते नियमितीकरण नहीं हुआ है। तो सिविलियन होगा कि नहीं, और सिविलियन करेंगे तो बढ़ा हुआ वेतनमान देंगे कि नहीं?
इसका उत्तर चाहिए इनको। सबसे पहले तो ये कि संविलियन में आपका डीएड नहीं है, बीएड नहीं है, नियमितीकरण नहीं है, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है संविलियन को लेकर। जैसा कि अभी विवेक भाई बताए ही हैं, अभी अभी कुछ ऐसे हमारे शिक्षाकर्मी साथी थे जिनका छूट गया था। कहीं कहीं अलग अलग जिलों में अलग अलग बाबू अलग अलग तरह के नियम बता रहे हैं, तो उनसे ये कह दिया गया है कि आपका बीएड नहीं है इसलिए आपका नहीं होगा, डीएड नहीं है इसलिए नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं है इसलिए आपका संविलियन नहीं होगा, रोक दिया गया था। तो ऐसा अगर किसी का रोका गया है तो अभी अभी तत्काल कुछ समय पहले उनका जारी भी हुआ है। हमने उसको न्यूज़ भी चलाया था, हमने पूरा व्हाट्सअप भी में पोस्ट चलाया था कि ऐसे साथी जो छूटे हुए थे उनका संविलियन हुआ है। आपका भी होगा, अगर आपका नियमितीकरण नहीं हुआ है तो भी आपका संविलियन होगा, आपका बढ़ा हुआ वेतन भी मिलेगा। भविष्य में जब संविलियन नियमितीकरण होगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। रही बात आपके संविलियन को 2 महीने की छुट्टी के कारण रोक दिया गया है, तो ये सरासर गलत है और आप इस संबंध में उच्च कार्यालय को पत्राचार करें, अपने उच्च अधिकारियों को इस विषय में पत्राचार करें और उसकी कॉपी आप हमारे संविलियन अधिकार मंच को प्रदेश संयोजक विवेक दुबे जी को भी भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, ताकि हम भी उस विषय में अपने उच्च अधिकारियों तक इस बात को आपका पहुंचा सकें। ठीक है सर। ये है कि एक साथी हैं, वो 2013 बैच के हैं, सहायक शिक्षक, ठीक है, नवंबर में उनका संविलियन होना है, 2013 बैच के हैं। तो उनका ये कहना है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिलाए थे, उनका चयन भी हो चुका है, तो वर्ग 2 में ज़्यादा जाना फ़ायदेमंद रहेगा कि इसी में रहना फ़ायदेमंद रहेगा, वो ये जानना चाह रहे हैं। कौन से ईयर के हैं? और 2013 वाले हैं। 13 मतलब अभी उनको 7 साल हो चुका है। देखिए, आने वाले आपको 7 साल हो चुका है, आने वाले समय में यदि आपके पूर्व सेवा की गणना होती है एलबी होने के बाद, तो आपके ये 7 साल के का नुकसान आपको हो जाएगा अगर आप नई सेवा में जाते हैं तो। यदि आपके घर के पास पोस्टिंग मिल रही है, कुछ ऐसा विशेष लाभ मिल रहा है, तो आप बेशक जा सकते हैं। नहीं तो वर्ग 3 और 2 के बीच में अंतर तो है, वेतन का अंतर तो है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आपको एलबी रहते हुए उसका ज़्यादा फायदा मिल जाए और वहाँ जाने के बाद आप जूनियर हो जाएं, क्योंकि आपका वर्ष जो है वो 7 साल आपका खराब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नई भर्ती में जाते हैं तो, क्योंकि वो नया कैडर ही है, ई कैडर में आप जा रहे हैं। ये पटेल जी का सवाल है। पटेल जी, मैं भी कुछ अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे सवाल का ना जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो हम अनुमान के आधार पर बोलेंगे कि ऐसा हो जाएगा भविष्य में। मान लो नहीं हुआ, जैसे पदोन्नति वर्ग 3 वाले को लंबे समय तक नहीं मिली, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको खल भी जाए कि भाई मैं चल देता तो शायद उसी समय वर्ग 2 में होता, 3 साल बाद तो मैं उस वेतन मान को पाने लगता। तो इस पर निर्णय आप लीजिए। मैंने बताया ना कि आप अपना पैमाना सेट कीजिए, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं, वहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल रही है, ये सब देख लीजिए पहले, उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि आपको कहीं बस्तर में तो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। अभी आप जहाँ हैं तो आप राजनांदगांव में हैं, तो वो सबको देखते हुए फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कहाँ पोस्टिंग मिल रही हो। तो लास्ट में आपको ज्वाइन करना है ना, तो ज्वाइन करने समय तक आपके पास निर्णय लेने का और उसमें सुधार करने का मौका रहेगा। उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे अपने आधार पर लीजिए, ये देखते हुए कि भविष्य में जो कुछ भी होगा उस पर फिर मैं किसी और को देखिए, हमको दोषारोपण करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं बहुत सारे लोगों से पूछ रहे होंगे, लेकिन आने वाला भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी तो 3 से 2 बेहतर है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि प्रमोशन पा के आप सीधे प्रधान पाठक बन जाएं, क्योंकि प्रधान पाठक के बहुत सारे पद खाली हैं, ठीक है, तो वो एक संभावना रहेगी। हो सकता है कि इस 2 में जाने के बाद आप इसी 2 में अटके रह जाएं, कोई नहीं जानता। एक रास्ता और उस समय एलबी संवर्ग के ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस हो जाए, ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे और वर्ग 3 वालों को ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो रेगुलर कैडर में हैं वो 3 वाले 2 में, सामान्य भाषा में 3 मान लेते हैं, उनको तो शिक्षक सहायक शिक्षक ऐसा बोलते हैं, तो उनके 3 2 में और 2 वाले 1 में और 1 वाला प्रचार में जा रहा है, उनको रेगुलर पदोन्नति मिल रही है, तो उनके नीचे में ख़त्म होते जा रहा है पद। वर्ग 3 में अब कोई नहीं है उनके, ठीक है, सहायक शिक्षक पोस्ट पे उनके कम होते जा रहे हैं, वैसे पाठक पाठक पे भी कम होते जाएंगे उनके। तो भविष्य क्या है कोई नहीं जानता, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपको सेवा ज़्यादा हो गया है। लेकिन निर्णय आपको स्वयं लेना है। 2018 बैच के थे तो हम तो बोलते हैं आँख मूंद के चले जाए, लेकिन 2013 के हैं, थोड़ा सोच लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। बाकी किस्मत है। कई ऐसे हमारे परिचित हैं जो उस समय महिला एवं बाल विकास विभाग में चले गए, पूछे हमसे, हमको भी लगा ठीक है यार, उस समय बढ़िया जलवा था महिला एवं बाल विकास विभाग का। आज उन साथियों की सैलरी जो है शिक्षा कर्मियों से कम हो गई है। उस समय शिक्षा कर्मियों को बहुत कम सैलरी मिलती थी। सब अपना अपना किस्मत है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। थोड़ा सा अच्छे से आकलन करके जाइएगा। अब
ये एक साथी पूछ रहे हैं महासमुंद के धीरज तिवारी कि अगर हमारा कोई शिक्षक साथी नई नियुक्ति में जाता है, यानी संविलियन पाने के बाद, तो क्या उसे 70% ही वेतन मिलेगा या पूरा वेतनमान मिलेगा? देखिए, नई भर्ती में यदि आप जाते हैं, वो कैडर ही नया है, विभाग नया है, तो वहाँ तो आप नए ही हो गए, पूरा मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नई भर्ती में गए हैं तो नया ही वेतन मिलेगा आपको, पुराना वेतन तो मिल नहीं सकता। उसके जो नियम कायदे कानून होंगे वो पूरे आपके ऊपर लागू होंगे। परीक्षा अवधि भी आपको 3 साल पूरा करना पड़ेगा, वेतन भी 70%, 80% वाला 90% वाला फार्मूला रहेगा। पूछने वाली और उसके बात बाद नियमितीकरण जब होगा 3 साल बाद, तो नियमितीकरण के बाद फिर आपको जो भी मिलना होगा मिलेगा। एक सर है खगेश्वर पंडा जी, वो पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में अभी खाता है, उसको बदलवाना चाहते हैं, तो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी एनपीएस वगैरह में? सबसे पहली बात तो ये कि संविलियन के समय आपका प्राण शिफ्टिंग होगा, ये खाता वाता सब चीज़ चेंज होगा। नए विभाग में आप शिक्षा विभाग में जब जाएंगे तो कोषालय वगैरह में सबसे चेंज होता है। तो उस समय आप चाहें तो अभी ग्रामीण बैंक में है, आप चाहें तो दूसरे किसी बैंक का, एसबीआई का या पीएनबी का, जो भी राष्ट्रीय बैंक आप देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने मेरा स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में मेरा खाता था पहले। जब मेरा संविलियन हुआ तो मैं अपना एसबीआई का अकाउंट दिया और उसमें मेरा वेतन आ रहा है और नियमित आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अधिकांश क्वेश्चन वही है, सबका वही क्वेश्चन कि हमको वेटेज मिलेगा नहीं मिलेगा, 8 साल 2 साल के पूरा होने में क्या अंतर रहेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन है। एक नया डे का थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि कार्मिक संपदा फॉर्म के द्वारा ही क्या प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। नहीं, कार्मिक संपदा अलग मैटर है और प्राण शिफ्टिंग का फॉर्म अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग आपको करना पड़ेगा। प्राण जनरेट का पूछ रहे हैं, तो प्राण जनरेट का भी अलग फॉर्म है? वो भी अलग फॉर्म है, प्राण जनरेट करने का अलग फॉर्म है, तो आपको सबको अलग अलग भरना पड़ेगा। और यदि आपको इस संबंध में कोई फॉर्म की जानकारी चाहिए तो आप हमारे CGSTU के एप्लीकेशन में चले जाइए, वेबसाइट में चले जाइए और वहाँ आपको सारे फॉर्म उपलब्ध मिल जाएंगे, प्रारूप भी मिल जाएगा, भरा हुआ नमूना, जिसको देखकर आप भर भी सकते हैं। एक साथी हैं अमरलाल साहू जी, वो पूछ रहे हैं कि सभी का एक साथ संविलियन हो रहा है, इसके सभी को बधाई, लेकिन आगे भविष्य में हमारा सीनियरिटी कैसे निर्धारित किया जाएगा? और अभी हमारा जुलाई 2020 में संविलियन नहीं हुआ, उसका नुकसान जो होगा उसका क्या होगा? जबकि सभी नियम राजपत्र में निर्धारित था, उस नियम को क्यों नहीं माना गया? भविष्य ऐसा और होता है तो क्या करेंगे? सरकार अपनी आदेश फॉलो क्यों नहीं करता? सबसे पहली बात तो ये कि सरकार जो है नीति निर्माण करने वाले हैं, वो नीति बना सकते हैं। कोई भी नीति बनाने का अधिकार सरकार के पास में है। पहले राजपत्र था, उससे पहले भी राजपत्र था। राजपत्र कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। आप संविधान में संशोधन होते हुए देखते हैं, संशोधन करने का अधिकार है हमारे। तो उसी तरह से राजपत्र बदलते रहते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। अभी सरकार ने निर्णय लिया कि जिनका 2 साल हो चुका है उनका हम संविलियन करेंगे जुलाई से। जुलाई में नहीं हो पाया, सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, उसको नवंबर से कर रहे हैं। तो अब जो भर्ती हो रही है तो राजपत्र कुछ नया आ जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तो उसमें संशोधन होते रहता है। तो संशोधन होगा तो जो नया आएगा उसका फॉलो करेंगे। तो जो कर रही है सरकार, पहले के राजपत्र है उसको ही क्यों फॉलो नहीं कर रही है, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उससे पहले वाले कह सकते हैं पुराना राजपत्र था उसके अनुसार क्यों नहीं कर रही सरकार। तो राजपत्र बदलते रहता है। अमर जी, एक लाइन में इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि राजपत्र के हिसाब से होना था, तो राजपत्र के हिसाब से पुराने के हिसाब से होगा तो फिर ये 2 साल वाला नहीं होगा, वो क्यों होगा? पुराने राजपत्र में तो 8 साल का ही लिखा था। बिल्कुल, तो ये नुकसान हो जाएगा। दूसरा होता क्या है पता है, कई सारी चीज़ें ना अब किस्मत भी कह लीजिए, अब उसको दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बेकार है। होता क्या है, हमारे घर में भी बहन है, मिसेस है, कई लोग उससे प्रभावित हुए, कई रिश्तेदार प्रभावित हुए। तो सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ, अभी ये तो कोरोना काल के कारण हुआ। कोरोना एक कारण था ना, सबको दिखा ना। 2018 में जब संविलियन हुआ था, 1,10,000 लोगों को संविलियन किए। उसके बाद जनवरी में क्यों नहीं हुआ? चुनाव तो खत्म हो गई थी, सरकार भी बन गया था, दिसंबर तक चुनाव खत्म हो चुका था, 1 जनवरी को होना था संविलियन, क्यों नहीं हुआ? सीधा 19 में क्यों हुआ, जुलाई 2019 में? तो उस समय कई साथी ऐसे थे जिनका 3 जुलाई 5 जुलाई को 8 साल पूरा हो रहा था, वो लोग 2 दिन 1 दिन के लिए चुक गए। उसमें ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, वो दर्द हम सबने देखा। लेकिन वो जो साथी थे वो बेचारे सीधे सीधे 1 साल बाद लाभ पाए। और अभी जो जुलाई में राजनीति कर रहे थे ना कुछ लोग, वो लोग उस समय भी थे, उन्होंने मुंह नहीं खोला, एक शब्द नहीं बोला उस चीज़ के बारे में कि क्यों हुआ क्या कर। देखिए,
अन्याय तो उनके साथ भी हुआ, उनको 1 साल इंतजार करना पड़ा। 3 जुलाई को 2018 को जिसका 8 साल कंप्लीट हो गया था, उसको 1 जुलाई 2019 को सिविलियन मिला। सरकार का निर्णय था, सरकार ने वैसा किया था। हम खुद प्रताड़ित हुए। 2018 का जो सिविलियन हुआ उसमें 8 वर्ष का नियम सरकार लाई, किस आधार पर लाई? भाई कहीं हमारी सहभागिता में कोई कमी थी क्या, कि आंदोलन में हमने कम हिस्सा लिया, कि हमको प्रताड़ना नहीं मिली, कि हमारे लिए वहाँ पर रायपुर में कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई थी? तो लड़ाई लड़ते हैं, सरकार कोई व्यवस्था करती है तो उसका कभी किसी को फायदा मिल जाता है, कभी किसी को चोट मिल जाता है। जुलाई वाले को अगर कुछ नुकसान हुआ तो इधर वालों को कुछ फायदा हो गया, वो किसी के हाथ में नहीं था। हमें से कोई साथी ये थोड़ी चाहता था कि जुलाई में जो सिविलियन हो रहा है वो नवंबर में चलते। भाई जुलाई में सिविलियन करता तो 4 महीने का तो सबको लाभ होता ना। हम लोग भी जो 4 महीने नवंबर तक खिंचा गए, हमारा भी तो जुलाई में ही हो जाता। तो ये कहना कि मुझको ज़्यादा नुकसान हुआ इसको नहीं हुआ, ये गलत बात है। भाई 4 महीने मैं व्याख्याता के पद पर था तो मुझको भी 4 महीने अभी और 40-40 हज़ार रुपये मिलता है ना, तो मेरा लाभ था ना, मेरा नुकसान हुआ ना। तो पता नहीं कैसे कुछ लोग देखते हैं, वो किस फार्मूले के तहत देते हैं कि मेरे ज़्यादा नुकसान हुआ इसको कम हुआ। कैसे कम हुआ भाई? हम भी तो व्याख्याता पद पे, हमको भी तो जुलाई से मिलता वेतन। तो ये अपना अपना तर्क है, पीठ पीछे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजपत्र अगर नहीं बदलता तो ये 2 साल वाला नियम नहीं आता। राजपत्र बदलना जरूरी था। हाँ, सरकार आदेश पालन नहीं करती है, बहुत सारा चीज़ है, वो एकदम सही बात है, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे पुराने जो शिक्षाकर्मी साथी थे उनका अगर समय पर पदोन्नति होता तो वर्ग 3 वाले बहुत सारे साथी जो बेचारे 20-20 साल में एक भी प्रमोशन नहीं पाए, उनको मिलना था। कई जिलों में नहीं हुआ प्रमोशन, प्रमोट हो गए होते। हाँ, समय पे सबको क्रमोन्नति मिलता तो सबका वेतनमान अलग रहता। 2013 में देकर काट लिया गया वापस, 2011 में दिया उसको 2013 में काट लिए। तो नाइंसाफ़ी तो होती है, इस बात से हम सहमत हैं, बिल्कुल होती है, और विभाग ही करता है नाइंसाफ़ी। और जब जब होता है तब तब उसका विरोध होता है, कभी विरोध सफल हो जाता है, कभी नहीं होता। बतौर कर्मचारी आपके, हमारे और सबके हाथ में सिर्फ इतना है, लड़ाई करना उस विरोध का, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो लड़ाई करना है, उसके लिए सबकी सहभागिता की जरूरत है। और सेवा करने की जब बात हो रही है कि जिस तारीख को आपका संविलियन होगा उस तारीख से होगा तो इतने महीने का घाटा हो गया, इतने महीने का, इतने दिनों का, इतने सालों का, तो साथियों ये होता है। 2018 में भी जब संविलियन हुई थी, मुझे खुद 14 साल हो चुका था। 14 साल होने के बाद भी मेरा निर्धारण 8 साल के आधार पर हुआ। जिनका उसी समय 8 साल हुआ था उनका भी 1 जुलाई 2018 ही है। जिनका 14 साल हो चुका था उनका भी 1 जुलाई 2018 ही है, और जिनको 23 साल हो चुका था उनका भी 1 जुलाई 2018 को ही संविलियन हुआ है। वही डेट लिखा गया है, वही सीनियरिटी से बनेगी। आने वाले समय में पदोन्नति को लेकर, क्रमोन्नति को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार के हाथों में है, और उसके लिए हमारा क्या प्रयास रहेगा ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी तो यही है कि जिनको भी हो रहा है, जो ज़्यादा वर्ष नौकरी कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन उसको चलाया जाता है, देखा जाता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ, हमको नहीं हुआ तो हमारे नीचे वाले साथियों को हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आने वाले फिर भी समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे और उन साथियों को भी साथ लेकर चलेंगे जिनको फायदा नहीं हो रहा है। अभी हमको फायदा नहीं हुआ, किसी को ज़्यादा फायदा हुआ तो वो हमारे लिए लड़ेंगे ना। आज हम उनके लिए लड़ रहे हैं, कल हमारे लिए वो भी हमारा साथ देंगे, वो भी लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। तो सिर्फ अपना फायदा ना देखें, हमको सबको साथ लेकर चलना होगा। थोड़ा बहुत नफा नुकसान होते रहता है। लगभग सबके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, एक ही सवाल रिपीट है। एक और है, सर अभी वेतन निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि एलपीसी के हिसाब से हम लोगों का वेतन बनाएंगे तो बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग 8 साल नहीं हुए, पुनरीक्षित में नहीं पहुँचे, वही सवाल है। जवाब तो इनका विवेक भाई बहुत पहले भी दे चुके हैं, फिर से मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका वेतन जो है, अभी जो 7वां वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान है, न्यूनतम का मतलब पहला वेतनमान जो है वो आपको मिलेगा आप जिस संवर्ग में है, जिस पद में है। जैसे अगर आप व्याख्याता हैं, एलबी व्याख्याता पंचायत हैं, तो व्याख्याता एलबी संवर्ग में जब जाएंगे आप, तो व्याख्याता का जो न्यूनतम वेतन है 38,100, वो वेतन आपको मिलेगा। अगर आप सहायक शिक्षक हैं, अभी पंचायत सहायक शिक्षक पंचायत हैं, तो लेवल 6 जो है वो आपको 25,300 रुपये का वेतन पे फिक्सेशन होगा। तो आपके एलपीसी वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पहला वेतन है उस पद का वो आपको शुरू हो जाएगा नवंबर में, वहां से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक साथी लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि नमस्कार सर, सबसे पहले आपको और सिविलियन अधिकार मंच के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। सुनील कुशवाहा जी वो लिख रहे हैं कि सर मेरी नियुक्ति 2013 में शिक्षक नगरीय निकाय के पद पर हुई, और ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2008-9 में सहायक शिक्षक पंचायत या सहायक शिक्षक नगरीय निकाय के पद पर हुई थी,
उनका प्रमोशन 2016-17 में हो गया। अब उनका टोटल सर्विस काउंट किए तो उनको एलबी बन गए वो 2018 में ही, क्योंकि टोटल सर्विस जो थी वो 2008-9 से काउंट हुई उनकी। तो वो क्या हुए, सिविलियन हो गया उनका। अब वो सिविलियन हो गए हैं और शिक्षक एलबी कहलाते हैं। अब इनका नियुक्ति चूँकि 2013 में था तो इनका सिविलियन अभी होगा, तो ये उनके जूनियर हो गए। तो इनका ये कहना है कि सर मैं उस पद पर, पर्टिकुलर उस पद पर, शिक्षक पद पर 2013 से था और वरिष्ठता वो जो पाए, प्रमोशन जो पाए वो 2016-17 में हुए, उसके बाद भी उनका सिविलियन मुझसे पहले हो गया, तो वो मेरे फिर सीनियर हो गए, तो ये मेरा नुकसान है, ऐसा ये मान रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्या सिविलियन सूची की वरिष्ठता में हम उन शिक्षकों से ऊपर जा पाएंगे या हमेशा की तरह नुकसान ही होगा? एक बार फिर से क्लियर करेंगे प्रश्न, मैं इनका हाँ मैं देखिए घुमा बताता के हूँ। है। इनका ये कहना है कि इनकी नियुक्ति 2013 में हुई, हाँ ठीक है, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर मान लीजिए। ठीक ठीक। हाँ अब वर्ग 3 वाला जो 2008-9 में नियुक्त हुआ था, हाँ वो 2016-17 में प्रमोशन पाया, ठीक, विभागीय प्रमोशन, वर्ग 2 बन गया, और वर्ग 2 बन गया, इनके हाँ, बराबर आ गया। ठीक अब चूंकि उसकी सेवा 2008-9 से थी तो वो 2018 में सिविलियन हो गया। ठीक। तो ये ऐसा मान रहे हैं कि इनको नुकसान हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नुकसान जो हुआ, क्या हमेशा ऐसा नुकसान होगा? सबसे पहले कुशवाहा साहब आप ये समझ लीजिए कि संविलियन जो है आपके पद पर कब आए उसके आधार पर नहीं हो रहा है। संविलियन हो रहा है आपके सेवा कितने साल की हो गई, सेवा की अवधि के आधार पर हो रहा है। पहले 8 वर्ष था, अभी 2 वर्ष है। एक तो जिनका भी 8 साल से अधिक हुआ था सेवा, उनका संविलियन हुआ। अब वो उस पद में रहते हुए, पुराने पद में रहते हुए, पुराने विभाग में, पंचायत विभाग में रहते हुए उनको प्रमोशन मिल गए समय पर, तो वो शिक्षक बन गए, शिक्षक पंचायत, और प्रमोशन हुआ तो शिक्षक एलबी बन गए। तो वो उस सेवा में उससे पहले काम तो उन्होंने किया है ना। यही सेम प्रॉब्लम पुराने शिक्षकों के साथ में भी है कि कई लोग जो है, आप तो समझिएगा इस बात को, कि जिनका आज प्रमोट होकर वर्ग 3 से, पहले वर्ग 3 में थे, प्रमोट होकर वर्ग 1 में पहुंच गए और उनका वो संविलियन हो गया। संविलियन होने के बाद वो व्याख्याता बन गए हैं और कुछ यूडीटी उससे ज़्यादा सेवा किए हैं और आज भी सहायक शिक्षक थे और यूडीटी तक पहुंच पाए हैं, केवल शिक्षक तक पहुंच पाए हैं। उनका भी यही ऑब्जेक्शन रहता है कि ये एलबी वाले हमसे आगे निकल के व्याख्याता बन गया, वो व्याख्याता कहला रहे हैं, हम यूडीटी हैं। तो ये व्यवस्था है। अब उन्होंने इतने साल सेवा किया है, उनके पास योग्यता थी, इसलिए उनका प्रमोशन हो गया, समय पर उनको प्रमोशन मिल गया, उस विषय की योग्यता थी जिसका प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन मिला उनको। आप जिस पद में हैं, आपको भी यदि 7 साल हो जा रहा था और आपके पास उस पद के लिए रहता तो आप आगे लेक्चरर बन गए होते, आपको भी प्रमोशन मिल गया होता। तो आप ऐसा ना सोचें कि किसी को फ़ायदा हो गया है, तो उनकी योग्यता थी और समय पे उनका निकल गया प्रमोशन लिस्ट, इसलिए उनको फ़ायदा हो गया। आने वाले समय में भी वो सीनियर ही रहेंगे आपसे, क्योंकि उनको पहले प्रमोशन मिला है और उस पद पे वो एलबी वाले में पहले आ गए हैं ना आपसे, वो 8 साल तो उनको पहले हो चुका है। तो ये, लेकिन प्रमोशन इसी तरह से होता है और यही नियम प्रक्रिया है। आज मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये स्थिति आनी ही आनी थी, ठीक है, या भविष्य में जो रेगुलर अभी भर्ती हो रहे हैं उनके साथ जब हमारी स्थिति आएगी तो हो सकता है कि आपके साथ भी यही स्थिति आ जाए। आप जैसे अभी क्या है सर, अभी आप हैं पोस्ट में, शिक्षक वर्ग 2 में है ना, वर्ग 2 में है। आप भविष्य में प्रमोशन पाके मान लीजिए व्याख्याता बन गए, बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब अभी जो नई भर्ती हो रहा है, ठीक है, वो नई भर्ती वाला मान लो कल कोई इस चीज़ को क्लेम करे कि हमारे कैडर का वो पोस्ट रहता या फिर हमारे कैडर का वो पोस्ट नहीं भी रहता तो इनको अभी प्रमोशन मत दो, या नई नियुक्ति होने वाली रहेगी वो बोलेगा कि इनका प्रमोशन मत करो, हमको नई नियुक्ति दो, या अभी हम लोग बोले कि भाई हमारा प्रमोशन कीजिए उसके बाद उनको नई नियुक्ति दीजिए। तो किसी न किसी को नुकसान, लाभ हानि होता रहेगा। क्या इसी आधार पर उस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं किया जाता? 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल जो नौकरी किया है, क्या उसको प्रमोशन नहीं मिलना था? तो ये तो किस्मत का खेल था यार। वो विभाग को सेवा दे रहा था ना, विभाग का वो वफादार कर्मचारी था ना, तो उसका तो प्रमोशन जिस दिन वो नौकरी पाया उसी दिन फिक्स हो गया था नियम के हिसाब से कि उसको इतने साल बाद प्रमोशन मिलेगा। जब नहीं मिलता है प्रमोशन तो हम कहते हैं कि विभाग अन्याय कर रहा है, और जब मिलता है तो हम कहते हैं कि गलत कर रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर आपके साथ गलत हो गया, वो आपसे ऊपर चला गया। तो लेकिन जो गया वो विभाग को सेवा दे रहा था ना भाई, तो विभाग तो सोचेगा ना उसके विषय में। ऐसे में तो किसी को प्रमोशन ही नहीं दिया जा सकेगा। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मैं स्वयं को, मुझे स्वयं को ले लीजिए, मुझे 14 साल हो रहा है नौकरी करते हुए।
और इन 14 सालों में मेरे साथ जो आए थे उनका बहुत सारे साथियों का प्रमोशन हो गया, क्योंकि उनका विषय अंग्रेजी था या गणित था, तो गणित में पद खाली रहा तो उनका प्रमोशन हो गया। मेरा विषय हिंदी है, हिंदी का पद खाली नहीं रहा, इससे मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। तो ये तो किस्मत की बात है कि किसका पद खाली रहता है, किसका पद खाली नहीं रहता जिले है। हिसाब से भी अंतर जिले आ के जाता है। हिसाब से जिले अंतर भी किसी जिले में पद खाली रहता है, उसको किसी- मिल जाता है, किसी में नहीं रहता, नहीं नहीं मिल पाता है। तो ऐसा मत सोचिए सर कि वो जो साथी जिनको मिला वो भी अपने ही साथी है, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है, वो अपना अपना किस्मत है। नौकरी में सब आते हैं, फिर आप आरक्षण को भी ले लेंगे वैसी कि भाई कई लोग ऊपर चले जाते हैं, सेम हाँ। पोस्ट पे काम चालू रहता है, तो भाई अपनी अपनी किस्मत है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो किस्मत में होगा। हाँ, कोई जेन्युइन तरीके से नुकसान हुआ हो तो उसको बताइए। ये आपका प्रमोशन नुकसान नहीं है। होना था और रोक हाँ, दिया गया, रोक और दिया उसको गया। प्रमोशन दिया गया, हाँ। तो वहाँ जरूर उसके लिए आवाज उठाया जाएगा। जैसे जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो सिविलियन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। नौकरी जब ज्वाइन किए थे तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिविलियन होगा। हमको पता था कि आपको कि आप स्कूल शिक्षा विभाग में आ जाएंगे, लेकिन मिल रहे हैं ना, तो किस्मत का ये अच्छा पक्ष है, इसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये इससे बड़ा मुनाफा आपको और क्या हो सकता है कि आप स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी हो जा रहे हैं, लेवल 8 में आपका वेतन फिक्सेशन हो जा रहा है, तो भाई वेतन का इजाफा हुआ, उसको ध्यान नहीं, तो इसको आप नुकसान मत कहिए, अपने ही साथी है। और इसको इस तरह से भी सोचिए हाँ। कि वो उस लेवल में 8 में आने के लिए लगभग 8 से 10 साल 12 साल संघर्ष किया है, संघर्ष किए हैं। उस दौर तब में उस संघर्ष किए लेवल जब 8 में वो उसको समय पर पहुंचा है। वेतन नहीं मिलता था। लेकिन हाँ। आपको अभी कम समय में भी मिलेगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो अच्छी चीज़ों को याद रखिए तो आपको अच्छा बस। लगेगा। देखिए हमारे जो भी साथी 1998 से संघर्ष करके आए हैं ना, उन सबका सम्मान है, उन सबका स्वागत है। तकलीफ किस बात की होती है पता है? लड़ाई इस बात की नहीं है, मेरा भी जो वैचारिक मतभेद है उस बात को लेकर नहीं है, मेरा इस बात को लेकर है भाई, नो डाउट कुछ चीज़ हो तो उनको पहले मिले। जैसे प्रमोशन में ये कहूँ कि हमको पहले प्रमोशन दो तो गलत है भाई। सबसे पहले 98 वालों का हक बनता है, सिविलियन में भी सबसे पहले उनका हक बनता है। लेकिन जब कोई ये कह देता है कि हम लोग तो 8 साल पीड़ा झेले हैं, तुम लोग भी झेलो, तो तकलीफ हो जाता है कि भैया तुम अपने घर से तो दे नहीं रहे हो, हमको हम 4-4 सरकार महीना से नहीं मांग मिला रहे था हैं, उसमें पेमेंट, तकलीफ तुमको हो रहा क्यों है। मिल जा रहा हमको है? 4-4 महीने नहीं मिलता था, तुम लोग को तो आजकल तुरंत मिल जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं हम तो दिलवाए हैं, भाई तुम नहीं दिलवाए हो। नौकरी में भी हम अपनी योग्यता के दम पर आए हैं, लड़ाई भी हमने आपके साथ लड़ा था। पूरी लड़ाई, पूरा विरोध जिनसे होता है वो इसी बात को लेकर है। बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे प्रति बहुत अच्छा सोच रखते हैं, कुछ लोग हैं जो गलत सोच रखते हैं, तो जो गलत सोच रखते हैं उसी का विरोध है। भाई हमने तो नहीं कहा था आपको कि दुनिया में आप हमसे पहले आओ, या हम एप्लीकेशन देकर नहीं आए थे कि बाद में आए। सब अपने अपने हिसाब से आए, सब अपने अपने हिसाब से नौकरी पाए। तो तुलना इस बात की नहीं होनी चाहिए, और इस बात का हमेशा विरोध रहेगा कि हम लोग को साथ ऐसा होता था, तुम्हारे साथ भी हो। भाई जो मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो ये चाहूँगा ना कि मेरे बच्चे के साथ ना हो, मेरे छोटे भाई के साथ ना हो। वही तो व्यवस्था है। जिस प्रताड़ना को हम झेले, हम चाहेंगे क्या कि हमारे नियमित शिक्षक वाले साथी जो आ रहे हैं उनको 4-4 महीना वेतन मत मिले, भाई उसको समय से मिले, उसको सब कुछ मिले। व्यवस्था में तो सुधार की लड़ाई होनी चाहिए ना। तो जितने भी साथी हैं मेरे साथ वाले, जो मेरी सोच को मानते हैं, वो इस बात को याद रखिए, हर अच्छे आदमी के साथ हमारा समर्थन है। हर अच्छे आदमी के साथ सोच अच्छी रखिए, किसी दूसरे से मत जलिए। जब भी प्रमोशन मिलेगा, जब भी कुछ होगा, 98 वालों का पहला हक है और वो होना चाहिए। जिस दिन हम ये कहना चालू कर देंगे नहीं उसको मत मिले हमको मिले, वो बात गलत है। उन्होंने संघर्ष किया है, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने लड़ाई को लड़ते लड़ते यहाँ तक लाया है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हमने उसका साथ दिया और बहुत नए तरीके से और हाईटेक तरीके से लड़ाई को इस बार लड़ा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों की अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिर्फ विरोध इस बात का था जिसमें यह कहा जाने लगा कुछ लोगों के द्वारा कि हम झेले हैं, तुम भी झेलो, हमने इतना संघर्ष किया, हमने ये दिलवाया है। उसी बस बात का विरोध था, बाकी किसी भी बात का विरोध कभी नहीं था, ना कभी रहेगा। कुछ भी मिलेगा उनको पहले मिले, इस बात का। और कुछ लोग तो अभी 1-2 लोग हैं, मैं देखा उस दिन, हमारे सामने तो नहीं लिखते, पीठ पीछे लिखे थे कि सिविलियन अधिकार मंच बोल रहा है, कभी उसने सीनियरों के लिए बोला है। अरे सीनियरों के लिए तो लड़ा है भैया, बोला क्या, सीनियरों के लिए तो लड़ा है। जो लिखे थे वो महोदय को मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन हमारी भूमिका क्या थी वो सीनियर से पूछिए, हैं। तो हमने तो लड़ा है, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। बोल के क्या करेंगे, लड़े हैं और अपने लिए भी लड़े हैं, और बिना दोषारोपण किए हैं। हम क्या किसी संगठन को कोसते बैठे थे क्या? अरे नया संगठन बनाया, लड़ा, और इस संगठन को भड़काया क्या कि नए पुराने लोगों का साथ मत दो, कि किसी को संगठन तोड़वाया। भाई हमने अपनी लड़ाई अपनी लकीर खींच कर की है, उसमें किसी को क्या दिक्कत होती है? आज भी जितने शिक्षाकर्मी सीनियर नेता हैं, 1-2 को छोड़कर, सबसे हमारा बहुत अच्छा संबंध है और सबको हमारा समर्थन है, और आने वाले समय में भी वो करेंगे। तो हम अपना नया एजेंडा थोड़ा सेट कर रहे हैं, हम तो अभी भी बोले ना कि हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ एजेंडों को लेकर हम चलेंगे, बाकी में हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे साथ साफ साफ तौर पर अन्याय होगा, जहाँ पर जानबूझकर हमारे खिलाफ
जहर उगला जाएगा वहाँ पर तो विरोध करेंगे भाई, स्वाभाविक बात है। कुछ लोगों ने की कोशिश, न्यायालयीन प्रकरण को बाधा ना माने, ये ना करे, तो उसका विरोध था, और उस व्यक्ति का विरोध नहीं था, केवल उस बात का विरोध था। हमेशा एक बात याद रखिएगा, सिविलियन अधिकार मंच केवल बात का विरोध करता है, व्यक्ति का नहीं करता है। हमारे सिविलियन मिलने के पहले भी कई लोग दोषारोपण कर दिए थे कि कुछ नहीं मिलेगा तो इसका दोषी विवेक दुबे होगा। हमने जवाब दिया क्या? कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। हमने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी, हमको मिला, उस चीज़ का स्वागत है। जिसको श्रेय लेना है वो लेना भैया, हम थोड़े बोल रहे हैं। हमको सिविलियन मिल गया, हमारे पर्याप्त है, आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। तो बड़ा सोच रखिए, साथियों के प्रति अच्छी सोच रखिए, अपने वरिष्ठ साथियों के प्रति भी अच्छी सोच रखिए, बहुत ज़रूरी है, तभी मुकाम हासिल हो पाएगा। लड़ेंगे झगड़ेंगे, समय कट जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। साथियों के लिए अंतिम अपील कि साथियों, आप बहुत सारे प्रश्न व्यक्तिगत करते हैं। व्यक्तिगत कहने का मतलब फ़ोन करके या व्हाट्सएप में लिखकर प्रश्न पूछते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। आप सबसे निवेदन है कि पूरे प्रदेश के साथियों का सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ़ोन अटेंड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारा भी अपना घर परिवार है और उनको लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आपके इन्हीं समस्याओं के लिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है। प्रत्येक जिले में हमारे जिला संयोजक हैं जो तत्पर हैं आपकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए, उसके लिए आगे लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप सबसे पहले उनसे संपर्क किया करें, उनके ग्रुप में जुड़िए, उनसे बात करिए, उनका साथ दीजिए। यदि ऐसी कोई समस्या जो उन तक नहीं सुलझ पाती है तो वो खुद हम तक पहुंचाते हैं और हम उसका निराकरण करते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि वो साथी आपकी इस समस्या को सुनने के बाद भी हम तक नहीं पहुंचाया है, तब आप हमसे बात करिए। तो एक चैनल बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा और हम भी आपकी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, समय पे आपका साथ दे पाएंगे। तो यहाँ आपके सहयोग की ज़रूरत है, इस पर आप सहयोग करेंगे, अपेक्षा है आप मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और सभी से मेरा फिर से अपील है, CGSTU बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए, कोई शुल्क नहीं लगना है, उसमें सब आदेश है, उसमें सब प्रपत्र हैं, उसका उपयोग कीजिए। उसमें सवाल जवाब पूछने हैं तो उसमें पूछिए, उसमें हम आपको रेगुलर जवाब देते रहेंगे, हर दूसरे दिन पे हम उसको खोलते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो अगर आपको पूछना है तो आप उससे पूछिए और सहयोग कीजिए। आप केवल दुख के समय हमको याद करेंगे, सुख के समय नहीं करेंगे, तो ये गलत है। आप जिला ग्रुप में जुड़िए, जब तक जिला ग्रुप में आप नहीं जुड़ेंगे तब तक हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना एक सिस्टम बनाने वाले हैं 1 नवंबर के बाद कि जो हमारे ग्रुप का अधिकृत सदस्य होगा हम उसी के सवालों का जवाब देंगे, हम उसी के साथ खड़े हो पाएंगे। तो आप जब तक अपने जिले के साथियों के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हम आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। आप इसे बुरा मानिए, अच्छा मानिए, तरीका यही रहेगा। और सहयोग बहुत छोटा सा मांगते हैं आपसे हमने कभी पैसे का सहयोग नहीं मांगा है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आप सहयोग इतना करिए कि हम अगर कोई अभियान चलाते हैं तो उस अभियान में आपको एक छोटा सा घर बैठे ट्वीट ही तो करना है, तो ट्वीट कर दीजिए ट्विटर पे। हमारे किसी न्यूज़ पे हमने किया है और हम चाहते हैं कि उसको वायरल हो, लोगों तक पहुँचे वो, तो आपको एक उठा के न्यूज़ को अपने साथियों तक पहुँचाना ही तो है, ताकि जानकारी प्रॉपर साथियों तक पहुँच जाए। तो ये छोटा छोटा सहयोग है जो आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। और कभी किसी अधिकारी के पास जाना है, कहीं पर कुछ मिलना है, जाकर पत्र देना है, तो वहाँ हो सकता है आपको बुला लें कि आइए साथ मिलकर चलते हैं। तो वहाँ तक अगर आप संभव है, आप पहुँच सकते हैं तो पहुँच जाइए। तो ऐसा छोटा छोटा सहयोग ही चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा हम आपसे सहयोग नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर मदद करिए। हम सब अगर सशक्त होंगे तो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से होगा। सभी साथियों को सिविलियन की फिर से ढेर सारी बधाई। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है सरकार का और बहुत मुश्किल से हमने ये हासिल किया है, इसकी कद्र करनी होगी। और यदि आपको लगता है कि कोई सवाल छूट गया होगा, ऐसे तो जितने सवाल आए थे हमने सबको समाहित करके जवाब दिया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो भी लिखें, बुरा लगे तो भी लिखें, जैसा भी लगा प्रतिक्रिया यूट्यूब वीडियो में नीचे अवश्य दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हम सही ट्रैक पर हैं कि नहीं है। देखिए, आलोचनाओं का हमेशा स्वागत है, आलोचना लेकिन सही होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। कुछ भी निराधार आरोप लगाएंगे तब फिर हम जवाब देते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप यूट्यूब पेज में लिखिए भाई, ना आपके कमेंट को हम कभी हटाएंगे, ना हम उससे भागेंगे, हम उसका जवाब देंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन निराधार आरोप नहीं। आप जो भी लगता है आपको, आपके मन में है, आप लिखिए। जब तक आप अवगत नहीं कराएंगे तब तक हम अपने में सुधार कैसे लाएंगे। और थोड़ा बहुत जो हम आपसे चाहते हैं वो यही है कि समय दीजिए, समय देंगे तो आपको ही लाभ होगा। हम सब मिलकर करेंगे, हम सबकी जिम्मेदारी है, तो काम कम हो जाएगा। इसी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। और 1 नवंबर हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, उस दिन को बहुत अच्छे से मनाना भी है, सेलिब्रेट भी करना है, उसका भी हम बताएंगे तौर तरीका। सरकार को धन्यवाद भी अदा करना है। और साथियों, याद रखना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आप सबकी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है।
और ऐसी ही भूमिका आपको हमेशा निभाते रहनी है। कोशिश करना है कि भूमिका